हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा मोटिव बना रहे। तो दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले दो वीडियोस में स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके हमने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहले पार्ट में हमने लुईस स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ जो एटॉमिक सिंबल्स हुए, लुईस सिंबल्स हुए, इनके बारे में जानकारी एकत्रित की है। उसके बाद सेकंड इसमें हमने बॉन्ड कैसे बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं और क्यों बनते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की है। अब हम इस वीडियो में बॉन्ड कैसे यानी किन किन के मध्य बनते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे, अर्थात बॉन्ड किन ऐसे फैक्टर होते हैं या फिर किन स्पीसीज के मध्य बनते हैं। वैसे थोड़ी बहुत जानकारी पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन उससे थोड़ा हट करके यह वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पे हम बात करेंगे अतिव्यापन और संकरण की। सबसे पहले बात करेंगे हम अतिव्यापन और उसके बाद संकरण की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इन दोनों ही थ्योरी के अनुसार जो बंध बनेंगे वह कक्षकों के मध्य बनेंगे। किनके मध्य बंध बनेंगे? कक्षकों के मध्य बंध बनेंगे। ये है इन दोनों ही थ्योरी की जो जड़ है, या फिर जो इन दोनों ही थ्योरी इनमें जो मुख्य बात है वह यह है कि जो कक्षक बनेंगे, यहाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन माना कि इलेक्ट्रॉन का रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस कंट्रीब्यूशन कक्षकों का रहेगा। इलेक्ट्रॉनों के बिना तो आपको बता दें कि बंध बन ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की बात ना हो और बंध बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा ही यानी बंध बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो बंध नहीं बनेगा है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द केस जो इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, फिर कक्षक आपस में भाग लेंगे, तब जाकर के मेन रूप से कक्षक भाग लेंगे, तभी यहाँ पर अतिव्यापन होगा और संकरण की घटना देखने को मिलेगी। यानी हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो अतिव्यापन और संकरण दोनों ही क्या हैं, एक घटना है। और ये घटनाएं आपको बता दें, साथ ही साथ बता दें कि दोनों ही घटनाएं पर काल्पनिक घटनाएं हैं। क्या हैं ये? काल्पनिक घटनाएं हैं, काल्पनिक हैं। तो ये दोनों ही घटना काल्पनिक हैं, अर्थात यहाँ पर पे और काल्पनिक हम इसलिए कह रहे हैं, माना कि अतिव्यापन रियलिटी में होता है, लेकिन वह बहुत ही, अब आप खुद सोचिए कि अणु ही इतने अणु या फिर परमाणु ही इतने छोटे होते हैं, तो उनके मध्य जो बंध बनेगा वो तो और छोटा होता है। तो उसमें जो भी बातें होंगी वह आपके लिए काल्पनिक बातें ही अधिकतर टाइम होंगी। जो भी परमाणु की जो अधिकतम बातें होती हैं वो होती हैं काल्पनिक। क्या होती हैं? काल्पनिक। क्या होती हैं? काल्पनिक। अब आप आपको कह दें कि यहाँ परमाणु है, या फिर कोई भी चीज़, ये मोबाइल का परमाणु या फिर ये जो पेन का परमाणु, तो आप बोलेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ कल्पना ही आएगी कि ये इतना छोटा होता है करके। कल्पना ही, आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। उसको देखने की बात तो आप सोचेंगे, देखने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तभी आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। उसके पहले तो आप सोच ही नहीं सकते कि परमाणु को देख पाएंगे आप करके। इस वजह से जो अतिव्यापन की और संकरण तो प्योरली काल्पनिक घटना है, ये बता दें। अब बारी आई कि जो अब ये अतिव्यापन होता क्या है। सबसे पहले अतिव्यापन शब्द का क्या अर्थ होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ वीडियो। तो इस वीडियो में अतिव्यापन शब्द आया है, तो अतिव्यापन शब्द होता क्या है। तो अतिव्यापन जैसे कि कोई, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, ये मान लीजिए समान आकृति है, समान हो चाहे असमान हो, कोई भी, ये उनको एक दूसरे के ऊपर रखना, चाहे आप आधा रखें, पूरा रखेंगे तो वो आपकी सम्मिति की बात आ जाएगी, सम्मिति वाली बात आ जाएगी। इस वजह से आपको पूरा नहीं रखना है, उसको पार्शियली रखना है, मतलब आंशिक रूप से रखेंगे। आंशिक रूप से रखेंगे तो अतिव्यापन की घटना देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अगर पूर्णतः रखेंगे, आप इस तरीके से पूर्णतः रखेंगे, देखिए इस तरीके से पूर्णतः रखे आपने, तो ये हो जाएगी आपकी आप सम्मिति की घटना। काय की घटना? सम्मिति की घटना। और यदि आपने इसको इस तरीके से पार्शियली रखे, किसी एक तरफ से पार्शियली रखे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, किसी भी तरफ से आपके जो जैसा भी मन करे, चाहे ऐसा कह दें, आप ऐसा कह दें, कैसे भी आप पार्शियली रखें। मैंने ऐसा नहीं बोला, इसमें मैंने इसको आपस में साइड वाइज टच करा, मतलब पार्शियली रूप से आपने कैसे इनको टच करा आंशिक रूप से, तब जाकर के यहाँ पर हमें अतिव्यापन की घटना देखने को मिलेगी। काय की घटना देखने को मिलेगी? अतिव्यापन की। काय की घटना देखने को मिलेगी? अतिव्यापन की घटना। तो दोस्तों, अतिव्यापन की घटना क्या होती है, इसके बारे में जानकारी आपको दे दिया है। और इस यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको जो आपकी परिभाषा जो है आपके नोट्स टेलीग्राम में ग्रुप में PDF अपलोड कर दी जाएगी, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही, या फिर आप आ जगह से मुझे डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स में है उसमें अगर से आपके कम से कम भी 5 कमेंट भी देखने को मिलेगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। अगर से आपने 5 कमेंट भी कर दिए तो मैं आपके लिए नोट्स जो इस वीडियो के ठीक बाद ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों,
अतिव्यापन की घटना की परिभाषा भी हमने जान ली है। अब अतिव्यापन के प्रकार के बारे में आते हैं। तो अतिव्यापन हम पढ़ काय में रहे हैं, सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं परमाणु में। परमाणु में पहली बात, और दूसरी बात कि ये जो घटना है वो किनके मध्य होती है, दूसरी बात होती है कक्षकों के मध्य। किसके मध्य होती है? कक्षकों के। कक्षक कितने होते हैं? क्या यानी कक्षक या फिर कक्षक या फिर यहाँ पे उपकक्षा मानिए। अतिव्यापन को आप उपकक्षा ज़्यादा बेटर कह सकते हैं। आप अतिव्यापन की घटना उपकक्षाओं के बीच होती है। ज़्यादा बेटर रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो अतिव्यापन की घटना है वह उपकक्षा के किन्हीं दो कक्षकों के मध्य होती है। उपकक्षा के किन्हीं दो कक्षकों के मध्य होगी अतिव्यापन की घटना। अब ये बात आई तो यहाँ पर बात आएगी उपकक्षा को ही लीजिए। तो उपकक्षा के कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ, ये होते हैं। तो हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये तो भैया आपके बीएससी और एमएससी में है। मेरे छोटे भाइयों मैं बता दूं कि ये आपके बीएससी और एमएससी में, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी में ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि डी और एफ ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक होते हैं या फिर जो इनके डी और एफ ऑर्बिट्स होते हैं, इनके मध्य जो कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी बीएससी एमएससी में। और इसी के द्वारा आप एमओटी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब ये आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। डी और एफ ब्लॉक के या डी और एफ ब्लॉक के जो उपकक्षाओं के मध्य जो अतिव्यापन होता है उसके बारे में अगर आप समझ गए तो आप एमओटी समझ जाएंगे। और एमओटी जिस दिन आप ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे तो आपको जो बंध क्यों बनता है या फिर कोई भी परमाणु स्थायी क्यों होता है इसके बारे में जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। और एमओटी का थोड़ा छोटा ज्ञान आपको इस चैप्टर में बिल्कुल बखूबी दिया जाएगा। छोटा थोड़ा लेकिन एकदम प्योरली, और जो आपके लिए सफिशिएंट हो, थोड़ा बहुत जिसके द्वारा आप छोटे छोटे परमाणुओं के बारे में या फिर जो छोटे अणु होते हैं, परमाणु नहीं छोटे अणु क्यों स्थायी क्यों होते हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर पाएँ, उसके लायक की आपको एमओटी बता दी जाएगी। तो हम सिर्फ जो 11th लेवल में हम एस और पी के मध्य जो अतिव्यापन होता है उन्हीं के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक के बारे में ही बात करेंगे। आइए अब हम बात करेंगे अतिव्यापन के प्रकारों की। सबसे पहला होगा एस एस अतिव्यापन, दूसरा एस पी अतिव्यापन और तीसरा होगा पीपी अतिव्यापन। अब ये एस एस अतिव्यापन क्या होता है, पीपी अतिव्यापन क्या होता है, एस पी अतिव्यापन क्या होता है, अब इसके बारे में अब जानकारी एकत्रित करेंगे अब हम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अतिव्यापन को बताने से पहले मैंने जो बल्बों के मॉडल लिए थे तो इन्हीं वजह से लिए थे कि अतिव्यापन कैसे होता है, किन किन के मध्य कैसे क्या वो रहता है। तो मान लीजिए जब मैं बता दूं इनके नाम कैसे पढ़े, तो जब दो एस मिलेंगे तो मान लीजिए दो एस मिलेंगे तब जाकर के एस एस अतिव्यापन, एक एस दूसरे पी से मिलेगा तब एस पी अतिव्यापन, और दो पी मिलेंगे तो पीपी अतिव्यापन। तो कैसे मिलेंगे और कैसे क्या अतिव्यापन होगा, मान लीजिए अब आप आइए एस एस अतिव्यापन में। तो आप खुद जानते हैं कि एस का आकार गोलाकार होता है। एस का आकार गोलाकार होता है कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, आपको इसी में बता दूं कि एस को आप, ये त्रिविम है, त्रिविम है, आप त्रिविम में कहीं पर भी चले जाइए, आप जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो कुछ ये देखिए, ऊपर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर टेप लगा हुआ है, अगर टेप हटा दें, मान लीजिए टेप, मान लीजिए हमने हटा दिए, तो टेप हटाएंगे तब भी ये बॉल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर वाला भाग हमारे पास ऐसा है, टेप ना हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मान लीजिए ये तरीका है। फिर अब आप बोलेंगे कि सर जी हाँ, आपने तो इस तरीके में एक तरफ से आपने खुद की तरफ से देखी, फिर आपने ऊपर से देख लिया, सर जी आप नीचे से दिखाइए, तो नीचे से कुछ इस तरीके से, नीचे ये था कुछ इस तरीके से पलटाएंगे, अगर बोल दिया टेप को आप अब इग्नोर करिए, बस आप विजुअलाइजेशन करते रहिए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब कहेंगे सर जी आप इधर से दिखाइए, जब कुछ इस तरीके का था तो इधर से दिखाइए, तो इधर से आप ये देखिए, या फिर इधर से, हर तरफ से जाएंगे तो आप केंद्र से पाएंगे कि समान दूरी पर जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें जो उपस्थित हर तरफ में जो परमाणु होगा वो समान होगा, ये बात आएगी, हर तरीके से ये सम्मित होगा। कुल मिलाकर के बात कहते हैं तो ये हर तरीके से एस ऑर्बिटल जो है सम्मित होता है, एस ऑर्बिट सम्मित होगा। अब मान लीजिए इसको भी आप 3D ही मानिए, 3D में ही इसको विजुअलाइजेशन कीजिए, मेरे पास एक ही बॉल हुई तो इस वजह से 3D में मानिए अब इसको। और ये जहाँ पे एक एस दूसरे एस से आकर के मिलेगा तब जाकर के आपका एस एस अतिव्यापन होगा, ये बात कहाँ है। और कम से कम दो कक्षक मिलेंगे तभी जाकर के अतिव्यापन होगा, पहली बात तो दो कक्षक मिलेंगे तभी अतिव्यापन होगा। अब अतिव्यापन में एस एस अतिव्यापन, तो एस कुछ इस तरीके से, पहले कुछ दूरी पर होंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन जब वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे कुछ, और उसके बाद एक दूसरे के एक समय बाद मिल जाएंगे, और एक समय बाद जब मिलेंगे तो आप ये देख सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर विलीन हो रहे हैं, ये विलीन होते जा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, इस प्रकार विलीन हो जाएंगे और एक आपका एस एस अतिव्यापित कक्षक का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे एस दो एस मिल रहे हैं, इसी वजह से ऐसे दो कक्षकों का निर्माण हो जाएगा, जिसमें से आधा जितना भाग इसका विलीन हुआ है वो अलग और इसका ही अलग, ऐसे दो अलग अलग भागों का निर्माण होगा। सॉरी, यानी ये ऐसे ही ये एक रहेगा, ऐसे ही दूसरा और आएगा तब जाकर के देखने में जो यहाँ पर ये एक ही है, ये एक है, और ऐसा ही एक और का निर्माण होगा तब जाकर के एस एस अतिव्यापन पूर्ण होगा, ये बात आपको बता दें। यदि हम बोर्ड में, अब अगर से हम बोर्ड में बताना चाहें तो बोर्ड में कुछ इस तरीके से बताएंगे कि पहला ये एस है, गोल अगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे की ओर। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, ये आपस में मिल गए, ये मिल गए, तो अब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा कि जो इनके जो ये वाला भाग है, ये भाग विलीन हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और ये विलीन होने की वजह से क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, हाँ ये देख लीजिए। और यहाँ पर पे ये एक नाभिक था, ये नाभिक था, इनके मध्य आकर्षण हुआ, ये बंध
ये बंध बन रहा है और यहाँ पर भी ये बंध बन चुका है, ये देखिए। तो ये दोनों नाभिकों के मध्य बंध बन चुका है। या फिर आप मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में, जी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होंगे। पहली बात तो आप खुद जानते होंगे कि समान आवेश आकर्षित नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक को आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को आकर्षित करेगा, और ये दोनों जब आकर्षित होंगे तो इस तरीके से बंध बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पर बंध बन चुका होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका एस अतिव्यापन इस तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब बारी आएगी आपके एस पी अतिव्यापन की। तो एस पी अतिव्यापन मतलब कि आप समझ लीजिए कि एक एस दूसरे पी से मिलेगा, एक एस दूसरे पी से मिलकर के और कुछ इस तरीके के ही बंध का निर्माण करेगा, उसे ही हम कहेंगे एस पी अतिव्यापन। ये देखिए, जब एक एस दूसरे पी से मिलेगा तब जाकर के आपका एसपी अतिव्यापन का निर्माण होगा। एक एस दूसरे पी से मिलेगा तब जाकर के आपका एसपी अतिव्यापन का निर्माण होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए पी ऑर्बिटल है, आपका पी ऑर्बिटल, या फिर एकदम इसे एकदम कुछ इस तरीके से, जैसे एक लोब दिख रही है वैसे ही दूसरी लोब होगी। वहाँ पर ज़रा बल्ब एक जैसे बल्ब का दिखा नहीं मुझे एक साथ, इस वजह से ये देख लीजिए, इसको आप परफेक्ट मान सकते हैं कि जैसा ये लोब है वैसे ही दूसरा लोब है, तब जाकर के पी ऑर्बिटल बनेगा। अब पी ऑर्बिटल बनेगा तो अब आप यहाँ पर पी ऑर्बिटल में मैंने जैसे विजुअलाइजेशन कराया था कि ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखिए अब यहाँ पर दोबारा से विजुअलाइजेशन कीजिए, लेकिन इस बार आप पी को विजुअलाइज कीजिए। देखिए अगर से आप ऊपर जो सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से देखेंगे, आपको आपके तरफ से देखेंगे तो आपको कितनी लोब दिख रही है, 2 लोब दिख रही है। कितनी दिख रही है, 2 लोब दिख रही है। और उसके बाद जैसे ही आप ऊपर से देखेंगे, देखिए ऊपर से देखेंगे तो भी आपको कितनी लोब, पलटाइए अब, ये कितनी लोब दिख रही है आपको, 2 लोब दिख रही है। कितनी दिख रही है, 2 लोब दिख रही है। अब आपको मेरी तरफ से देखेंगे तो भी आपको 2 ही लोब दिखेंगे, आप नीचे से देखेंगे तो भी 2 ही लोब दिखेंगे। लेकिन कहें आपको कह दें कि आप कुछ इस तरीके से इधर से देखिए या फिर इधर से देखिए, तब आप क्या देखेंगे, देखिए अब आप ये देखिए आपको कितनी लोब दिख रही है, बताइए कितनी, केवल 1 लोब दिख रही है, केवल 1 लोब दिख रही है। और इसी कारण यह जो है अर्धसम्मित है कि 2 जगहों पर भी तो समझ, यानी 2 अक्षों से सम्मित तो दिख रहा है लेकिन तीसरे अक्ष से सम्मित नहीं दिख रहा है। 2 अक्षों से सम्मित दिख रहा है लेकिन तीसरे अक्ष से सम्मित नहीं दिख रहा है। इसे ही हम कहेंगे अर्धसम्मित या सम्मित अर्धसम्मित। वैसे सम्मितता में काटना चाहे तो सम्मित हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में समझा जाती है अर्धसम्मित है। इस जो एस ऑर्बिटल के लिए यह अर्धसम्मित हो जाएगा। अब इसके उदाहरण हमने क्यों बताए हैं, अब समझिए हमने सम्मिति क्यों बताए। तो इसको आप इस तरीके से लाइए, ये कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से तब तक नहीं लाएंगे, पहले ही बता दें हम आपको कि कुछ इस तरीके से इसको किसी भी अक्ष के सम्मित तब तक ऐसा नहीं लाएंगे जब तक कि पहले से एक अक्षीय यानी एक सेम अक्ष में एक दूसरे के सामने ना आ जाए। तब तक आप ये देखिए, ये इसकी अक्ष क्या हो गई है, कुछ इस तरीके से आप रखेंगे। मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से रखा तो इसकी अक्ष हो जाएगी ऐसी, इसकी अक्ष। और इसको मान लीजिए आप इसकी तो कोई भी अक्ष आप जिधर भी मानेंगे उधर, तो इसकी हम ये अक्ष मानेंगे। अब यानी जिधर इसको आप ले जाएंगे, कहेंगे मानेंगे नहीं हम, जिधर हम इसको ले जाएंगे वही उसकी अक्ष हो जाएगी। देखिए, या फिर कह दें उसकी अक्ष ना भी माने आप, तो देखिए इसकी अक्ष कैसी है, एकदम खड़ी है, और ऐसा लाएंगे तो लंबवत। तो मैं आपको बता दूं कि लंबवत तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि पहले से एक जो समांतर है, अक्ष के समांतर एक पहले ही बंध ना बन गया हो, या फिर पहले ही उसके वैसा अतिव्यापन पहले से ही ना हो गया हो, तब तक आप अक्ष इस तरीके से लंबवत नहीं लाएंगे। आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे। आइए अब आते हैं, ये लाएंगे आप इस तरीके से लाए, आपने मान लिए आपने कुछ इस तरीके से लाए, चाहे अब आप ऐसे लाइए, कैसे लाएँ। तो ये तो कुल मिलाकर के ये एक दूसरे के ऊपर समान रूप से ही वितरित होंगे, समान रूप से वितरित होंगे, समान रूप से वितरित होंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे विलीन हो जाएंगे। जैसे एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होंगे, बंध बनेगा तो विलीन हो जाएंगे। कैसे विलीन होंगे, अब आप इसमें थोड़ा तो समझे होंगे, जितना बचा है वो अब मैं आपको बोर्ड में समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये क्या है आपका एस और ये क्या है आपका पी ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये बंध बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को अतिव्यापित करने की कोशिश करेगा या फिर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा बताना भूल गया है, तो आप उसे नोट करके या फिर अपने दिमाग में याद रख लीजिए कि अतिव्यापन की घटना हो चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन की घटना हो, वो उन्हीं कक्षकों में होगी जो कि अर्धपूरित होंगे। पहले ही बता दें आपको कि जो आपके अतिव्यापन, नोट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि अतिव्यापन तथा संकरण की घटना केवल अर्धपूरित कक्षकों में ही देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैं आपको एस और पी डी एफ तो थोड़ा मुश्किल है कि उसे 3D में भी बताया जा सके, लेकिन आपको इनके थोड़ा सा ये जो बल्ब मॉडल है, बल्ब मॉडलों के जरिए ही एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट जो मेरे यूट्यूब में इसी चैनल में शॉर्ट वीडियो में और मेरे इंस्टाग्राम
में रील्स में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे जान लीजिएगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कैसे क्या इनका इलेक्ट्रॉन में बिहेवियर होता है, और ये ऐसे ही क्यों क्यों दिखाई देते हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी जाएगी उस शॉर्ट में। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो ये तो आपस में संकरित हो, ये सॉरी अतिव्यापित हो रहे हैं। अतिव्यापित होंगे तो आपको तो यहाँ पर पे इसी के सहारे आपको विलीन होना भी समझ में आ गया होगा। विलीन होंगे तो कुछ इस तरीके से विलीन होते हुए ये विलीन हो गए, ये विलीन हो गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दें आपको कि जैसे ही ये विलीन होगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, या फिर यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से एक बड़ा गोला बना हुआ दिखेगा। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था पिछली बार, कुछ इस तरीके से बड़ा गोला बन जाएगा। वहाँ जहाँ एक जो दो छोटे गोले मिलेंगे उतना ही, जो जितने सेम आकृति का है तो उसी आकृति का, या फिर दो अलग अलग आकृति तो उनके औसत आकृति का बन जाएगा आपका एक गोला, और ये गोला और इसी आकृति का दूसरा गोला बनेगा, तब जाकर के दो अतिव्यापित कक्षक बनते हैं। वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर ये तो जिस आकार की ये वाली आपकी लोब है वो रह जाएगी, लेकिन इसका आकार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस कक्षक भी अब शामिल हो चुका है, इस वजह से यह अपना आकार बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ा लेगा? क्योंकि इस लोब में एस कक्षक बढ़ चुका है, इस लोब में एस कक्षक बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि इस लोब में एस कक्षक बढ़ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एस एस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पीपी अतिव्यापन की। पहला समाक्ष, दूसरा पार्श्व, कुछ इस तरीके से। तो समाक्ष और पार्श्व, अब यहाँ पर बारी आएगी कि मैंने अक्षों की बात क्यों की और कैसे क्या बात आएगी, तो इसी के लिए मैंने इन्हीं दो इनको समझाने के लिए आपको अभी तक जो अक्षों की बात बताई और उनको जो विजुअलाइजेशन कराया, वो सभी चीज़ें इन्हीं दो अतिव्यापन को समझाने के लिए ही की है। आइए पहले हम पीपी अतिव्यापन में एक चीज याद रखिए, पीपी अतिव्यापन मतलब कि ये एक पी दूसरे पी से अतिव्यापित होगा। कुछ इस तरीके से कैसे भी, जैसा आपका मन करे वैसा करा दीजिए। जैसे आपने एस एस और पी या फिर एस एस में किसी भी तरीके से आपने कराया, वैसे उसमें थोड़ी एस और पी में थोड़ी कंडीशन थी, एस एस में कोई कंडीशन नहीं थी, वैसे ही एस और सॉरी पी में कोई कंडीशन नहीं है कि आप कैसे भी करके आप यहाँ पर पे इनको मिला सकते हैं। बट आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी आप अगर से प्रायोरिटी देने की बारी आएगी कि केवल अगर से यदि और केवल यदि एक बंध बन रहा हो, पीपी अतिव्यापन के द्वारा एक बंध बन रहा हो, पीपी अतिव्यापन द्वारा एक बंध बन रहा हो, तो समाक्ष अतिव्यापन को आप प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे? समाक्ष अतिव्यापन को। किसको प्रायोरिटी देंगे? समाक्ष अतिव्यापन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको किसे प्रायोरिटी देना है ये तो आपके दिमाग में घुस चुका होगा। तो आइए तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दो पी ऑर्बिटल है, इनको एक अक्ष में, इनकी अक्ष, इसकी अक्ष कौन सी हो गई? ये अक्ष। इसकी अक्ष क्या हो गई? ये अक्ष। कुछ इस तरीके से समान अक्ष में, इस तरीके से समान अक्ष में अगर से आपने इनको मिलाया तो क्या देखेंगे आप? एक समय बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर ऊपर वो हो जाएंगे, क्या बोलना चाहिए, अतिव्यापित हो जाएंगे। आकर्षित होने के कारण वो हो जाएंगे अतिव्यापित, और अतिव्यापित होंगे तो ये एक ही अक्ष में अतिव्यापित हो रहे हैं, इसी वजह से ये कहलाएगा समान अक्ष में। तो समान अक्ष में अतिव्यापित हो रहे हैं, इस वजह से इसे कहेंगे हम समाक्ष अतिव्यापन। समान अक्ष में होने की वजह से समाक्ष अतिव्यापन। तो उम्मीद करता हूँ कि विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं अपने बोर्ड में अगर समझाना चाहें इसे तो कुछ इस तरीके से, पहला पी दूसरे पी में सेम साइड में आकर के मिलेगा तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये देखिए तब जाकर के आपका सॉरी पी समाक्ष अतिव्यापन होगा। और यहाँ पर देखेंगे आप तो सबसे पहले चीज तो यहाँ, सॉरी जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पर मिटा दे रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का थोड़ा शुरुआत में मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर बाद में कुछ इस तरीके से जो बीच वाली लोब है इसका आकार बढ़ जाएगा। अब बीच वाली लोब का आकार क्यों बढ़ रहा है यह आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो पी का वर्चस्व है, यहाँ दो पी लोबों का वर्चस्व है, दो पी के लोब हैं, और यहाँ पर केवल एक, और यहाँ पर भी एक एक लोब का वर्चस्व है। या फिर अब आइए पार्श्व अतिव्यापन में। पार्श्व अतिव्यापन में पार्श्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड वाइज। पार्श्व को इंग्लिश में क्या है, आप साइड को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, पार्श्व शब्द से आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वाकिफ नहीं होते हैं। इस वजह से ये देखिए साइड वाइज मतलब साइड एक दूसरे के साइड से आएंगे इस तरीके से, और साइड को हम कहेंगे एक प्रकार से लंबवत आएंगे। इनकी अक्ष क्या है? ये है। इसकी भी अक्ष क्या है? ये है। तब जाकर के यहाँ पर पे अतिव्यापन होगा, और इसी अतिव्यापन को हम कहेंगे पार्श्व अतिव्यापन। और जब यह अतिव्यापित होंगे तो कुछ इस तरीके से आधे आधे ही जाएंगे, आंशिक रूप से ही एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होंगे। आप ये मत कह दीजिएगा कि कुछ इस तरीके से आए और ये एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर रखे तो दूसरा दिखे ही ना, ऐसा नहीं होगा। ये जाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर भी ऐसे बंद बना लेंगे, कुछ इस तरीके से बंद बना लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीपी पार्श्व अतिव्यापन भी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो हम कुछ इस तरीके से इसको बना लेंगे। ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे के पास आएंगे, और जैसे ही पास आएंगे तो ये देखिए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाएंगे, और जैसे ही अतिव्यापित होंगे तो ये वाला भाग देख सकते हैं आप, ये वाला भाग यहाँ पर पे एक दूसरे के ऊपर विलीन हो जाएगा, और हमें कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का मंजर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको बता दें कि जैसे कि आपने यहाँ पर दो दो लोगों को मिलाया, वैसा यहाँ पर पे नहीं देखने को मिलेगा। ये सबसे नई बात आपको यहाँ
जानने को मिली कि यहाँ पर पे जिस तरीके से यहाँ पर पे एक दूसरे को मिलने की वजह से दोनों ही लोब एक बन गई, वैसे यहाँ पर पे वो जो साइड वाइज में मिलेंगी तब एक नहीं बनेंगी। ये बात आ गई आपके समाक्षर पार्श्व में। अब आपको बता दें, आपने दो बंधों के नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुने होंगे, एक सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध। हिंदी में लिखें तो एक सुने होंगे आपने सिग्मा बंध और दूसरे सुना होगा आपने पाई बंध। आपको बता दें, पाई को तो आप गणित में जिस तरीके से दर्शाते हैं वैसे ही पाई, लेकिन सिग्मा सिग्मा को अब याद रखिए, सिग्मा इसे ही कहेंगे आप, इसे ही सिग्मा कहेंगे। और ये एक लैटिन जो शब्दावली होती है या फिर वर्णानुक्रम होता है उसका एक अक्षर है, वर्ण है ये सिग्मा, और पाई भी उसी का वर्ण है। तो सिग्मा इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो सिग्मा और पाई बंध के नाम आपने कभी ना कभी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सुना होगा, नहीं सुना है तो भी आप जान लीजिए कि जो सिग्मा है, सिग्मा तभी बनेगा, आपको याद बता दें, यहाँ पर याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए या लिखिए, इस सिग्मा बंध का निर्माण तभी होगा जबकि जो अतिव्यापन है वह अतिव्यापन साइड वाइज सॉरी समाक्ष होगा, समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होगा, समाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होगा, समाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सिग्मा बंध कैसे बनता है आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, सिग्मा जो समाक्ष अतिव्यापन है कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पहला समाक्ष अतिव्यापन यहाँ हो रहा है, दूसरा समाक्ष अतिव्यापन यहाँ हो रहा है, यहाँ समाक्ष अतिव्यापन हो रहा है तो सिग्मा बंध, यहाँ समाक्ष अतिव्यापन हो रहा है तो सिग्मा बंध। अब बता दूं आपको, अति जो संकरण है, संकरण में ऐसे सुनने नहीं मिलेगा आपको, पीपी सुनने नहीं मिलेगा आपको। इसका कारण आपको बाद में जाकर के बताया जाएगा, जब उसका दोष बताएंगे तब। लेकिन आप यहाँ पर याद रखिए कि जो H2 का अणु है वह एसएस अतिव्यापन का उदाहरण है। और तो यहाँ पे जो H2 में केवल एक ही बंध होता है, और इस बंध में, और मैंने बता दिया प्रायोरिटी देंगे आप सिग्मा बंध को, सॉरी समाक्ष अतिव्यापन को आप प्रायोरिटी देंगे। और वैसे भी आप सोचिए कि उसमें तो खुद ही एक यानी समान अक्ष होती है, आप कैसे मिलाएं उसको, तो समाक्ष अतिव्यापन ही होगा, तो इस वजह से सिग्मा बंध का निर्माण होगा। एसपी में प्रायोरिटी देते हैं हम सिग्मा बंध को, तो एसपी आप कैसे मिलाएं तो वो समाक्ष अतिव्यापन होगा, वहाँ पर आपका निर्माण होगा सिग्मा बंध का। आइए यहाँ पर फिर समाक्ष, यहाँ तो स्पष्ट बोल रहा है समाक्ष अतिव्यापन, तो यहाँ सिग्मा बंध, और यहाँ बोल रहा है पार्श्व, तो यहाँ पर पाई बंध। तो उम्मीद करता हूँ कि कहाँ सिग्मा बंध बनेगा, कहाँ पाई बंध बनेगा, आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब बता दूं साथ में कि जो सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध जो सिग्मा बंध की बंधन क्षमता पाई बंध से अधिक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये लाइन भी आपको समझ में आया, यानी आप इसे याद कर लीजिए, ये आपको याद करने के लिए सिर्फ ये याद करने वाली बात है कि सिग्मा बंध की बंधन क्षमता पाई बंध से अधिक होती है। ये बात हो गई सिग्मा और पाई बंध की बंधन क्षमता की। अब आपको बता दूं, इसका उदाहरण है आपका O2 का अणु। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे H2 में सिंगल बंध है, तो यहाँ तो ओनली सिग्मा बंध होगा। जैसे O2 यहाँ पर पे पीपी अतिव्यापन होगा, और जो पी होगा तो यहाँ पर पे एक अतिव्यापन कुछ इस तरीके से O2 का अणु बनता है। मतलब कि दो बंध, इसकी संयोजकता दो होती है, आपको तो पता होगी कि इसकी संयोजकता दो होती है, दो संयोजकता को पूर्ण करने के लिए यह दो बंध बनाएगा। ये बात तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था। तो बता दूं आपको कि जिसमें से ये एक साइड सॉरी समाक्ष अतिव्यापन के द्वारा बनेगा, और दूसरा जो है पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बनेगा, दूसरा पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले समाक्ष, और समाक्ष एक बन गया है तो दूसरा समाक्ष नहीं बनेगा, दूसरा पार्श्व बनेगा। ये बात आ गई। अब N2 में देखेंगे आप, N2 में कुछ इस तरीके से तीन बंध होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कोई बंधन नहीं है, आप स्वतंत्र हैं अपने आप में, कि आप ऊपर वाले को भी सिग्मा मान सकते हैं, नीचे वाले को भी सिग्मा मान सकते हैं। ये क्योंकि ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक दर्शाने का या फिर बंध बताने का एक तरीका है बस। जो ये डंडे जो बनाए जाते हैं, ये डंडे केवल और केवल एक तरीका है, इसलिए आप इन्हें, और बंध कुछ इस तरीके से बनेंगे, और आगे चल कर आप देखेंगे तो इसी तरीके के बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई डंडों की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट ऐसे ही बंध बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे ये एन, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे सिग्मा बंध को, और आपने बोले सर जी क्या एक सिग्मा बन गया तो दूसरा पाई बन गया, सर जी ये तो हो गए, अब तीसरा बंध कौन सा है, फंस गए आप। एक सिग्मा एक पाई बना लिए, एक सिग्मा एक पाई बना लिए, तीसरा मैंने बता दिया आपको कि एक बार समाक्ष अतिव्यापन हो गया तो उसके बाद दूसरा समाक्ष नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पर आप कितने ही पार्श्व अतिव्यापन बना सकते हैं। बट कंडीशन क्या कि जब कि वह बंध एक ही यानी दो ही परमाणुओं के मध्य हो, जैसे कि आप आगे चल करके देख अगले उदाहरण में देखेंगे। अगला उदाहरण जैसे कि आपने ले लिया, मान लीजिए C2H4 में ये कुछ इस तरीके से बंध बनेगा, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है यहाँ पर पे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि सबसे पहले कार्बन के मध्य दो बंध है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य इन दोनों के मध्य एक, ये कार्बन हाइड्रोजन के मध्य अलग, ये कार्बन हाइड्रोजन के मध्य अलग, और ये कार्बन हाइड्रोजन के मध्य अलग। तो यहाँ क्या होगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन ये S है, ये P है, इसका जो बाह्यतम कोश होती है वह, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि ये किसी जब भी बंध बनाएगा तो
एस जो इसका एस, इसका एक एस, इन दो के मध्य मान लीजिए एस एस, यहाँ पर एक एस एक एस, इस तरीके से एस एस होगा, एक बार एस एस बनेगा। अब कैसे बनेगा ये चीज़ें भी मैं आपको संकरण में बताऊंगा आपको। उसके बाद ये एस, यहाँ पर पी, इस तरीके से एस पी अतिव्यापन, तो ये तो आपको तो दिख गया होगा। तो यहाँ पर ये तो सिग्मा हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर एस पी सिग्मा सिग्मा, अब यहाँ पर ये पी है, ये पी है, तो यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे अलग अलग परमाणु हैं। तो वहाँ पर आपको दोबारा देखना होगा कौन सा किसका एस निकल रहा है, किसका पी निकल रहा है। इसके लिए आपको उनकी संयोजकता कोष ध्यान रखना होगा, उनकी संयोजकता कक्षक ध्यान रखना होगा। और संयोजकता कक्षक ध्यान रखने के बाद आप आगे चलकर कभी ठीक बाद संकरण पढ़ेंगे तो संकरण के बारे में भी जानकारी रखना होगा। तो ये रही आपकी सिग्मा और पाई बंध कौन कहाँ कहाँ और कौन कौन से होते हैं। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ एक बंध है जिसे हम कहेंगे एकल बंध, दो बंध है तो द्विबंध, और तीन बंध है तो त्रिबंध। एक एकल, दो द्वि, तीन त्रिबंध, ऐसा एकल द्वि त्रिबंध। तो यहाँ पर जो बंधन क्षमता का अर्थ होता है कि एक दूसरे की ओर मैं बता दूं आपको, ध्यान नहीं दिया होगा आपने कि बंधन क्षमता आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि बंधन क्षमता होती क्या है। तो बंधन क्षमता एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित तो कर ली, लेकिन उसके बाद कितने जो जम के हैं अभी भी एक दूसरे को पकड़े रखें, एक दूसरे को पकड़े रखने की क्षमता को हम कहेंगे बंधन क्षमता, एक दूसरे को पकड़े रखने की क्षमता को हम कहेंगे बंधन क्षमता। तो बंधन क्षमता जो है वो एकल बंध की सबसे कम होगी, फिर द्विबंध की होगी, और द्विबंध के बाद आएगी त्रिबंध की सबसे ज़्यादा होगी। मतलब कि एच का अणु से ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा ऑक्सीजन अणु, और उससे ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा नाइट्रोजन का अणु। पिछली स्लाइड में हमने कंप्लीट कर चुका है आपका अतिव्यापन नामक टॉपिक। अब हम बात करेंगे संकरण की। किसकी बात करेंगे? संकरण की। अब संकरण होता क्या है? संकरण मैंने बता चुका है आपको कि एक काल्पनिक घटना है। कौन सी घटना है? यह है काल्पनिक। कौन सी घटना है? यह है काल्पनिक। अब ये काल्पनिक घटना यानी कि इसकी कल्पना किसने की? तो कल्पना किसने की? तो किसने की कल्पना? पॉलिंग ने। मतलब कि ये जो अवधारणा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? पॉलिंग के द्वारा। ये आपके एमसीक्यूज के लिए, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के एमसीक्यूज होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये किसी भी समय आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी पटवाई के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो पटवाई के एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से यह एक सरप्राइज के रूप में, सरप्राइज क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि यह नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। माना कि ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इनको पता नहीं होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा किसने दी? तो पॉलिंग ने दी। तो जैसे कि आपने देखा कि जब दो कक्षक मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिव्यापन की घटना देखने को मिलती है। लेकिन जब पॉलिंग सर ने यहाँ पर एक चीज़ कही, पॉलिंग सर ने जो अलग अलग, जैसे कि एस हुआ या फिर ASPD हुआ, ऐसे जो कक्षक होते हैं जो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं, जैसे SS हुआ, PP हुआ, DD हुआ, इनके बारे में नहीं। उन्होंने बात किया किसकी की? अलग अलग कक्षकों की बात की। तो अलग अलग कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन होता है उसको उन्होंने बाद में चल करके काय का नाम दिया? संकरण का। काय का नाम दिया? संकरण का। तो संकरण का नाम दिया, और यहीं पर बात आती है आपके संकरण की। यहीं पर बात आ गई संकरण की। संकरण तो आप यहाँ पे जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आप घर में भी जैसे आप सुनते होंगे हाइब्रिड बीज या फिर जो आपका उच्च गुणवत्ता वाले जो भी बीज होते हैं, या फिर उच्च गुणवत्ता वाले जो भी पशु होते हैं, तो उसे हम हाइब्रिड पशु कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बात आती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो, पहली बात मैंने पिछले ही जो आपके अतिव्यापन समझाते समय ही बता दिया था कि ये कक्षकों के बारे में जानकारी देगा। कक्षकों के आकर्षण का जो चीज़ अवधारणा है, कक्षकों का आकर्षण की अवधारणा है। कक्षकों का आकर्षण, किसका आकर्षण? कक्षकों का आकर्षण की अवधारणा है ये। अब कक्षकों के आकर्षण की अवधारणा है, तो जो कक्षक आपस में मिलेंगे तो समान उनकी, और ये कक्षक जो है समान एनर्जी वाले कक्षक होंगे, कैसे जो और समान एनर्जी वाले होंगे लगभग, और वो जब मिलेंगे तो जो है उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ने के बाद भी वो एनर्जी बढ़ेगी, और थोड़ा एनर्जी बढ़ेगी नहीं, एनर्जी घटेगी, जिससे कि स्थायित्व बढ़ेगा, आकार थोड़ा सा बढ़ेगा, आकार भी बढ़ जाएगा, और स्थायित्व बढ़ जाएगा। और स्थायित्व बढ़ाने के लिए ही कक्षक आपस में आकर्षित होते हैं और अणु बनाते हैं। और कोई भी चीज़ हो, आप खुद ही सोचिए, स्थायी होने के लिए ही अग्रसर होता है। ये चीज़ तो आपको मैंने काफ़ी टाइम से बताते आ रहा हूँ, काफ़ी बार बता दिया है। तो आइए चलिए, तो अब हम बात करेंगे। हमने अतिव्यापन को जिस तरीके से खत्म किया उस हिसाब से SP जोड़ेंगे तो कैसा क्या होगा, SPD जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। और मैं बता दूं आपको कि उस तरीके से SP का जो 3D में भी इन दोनों को मिलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और मेरे पास जो है D ऑर्बिटल के लिए अभी वर्तमान में नहीं, और जिस समय मैं SPD के लिए D कक्षक को लाऊंगा तब तक तो मैं आपके लिए विजुअलाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तो D कक्षक बना करके रख लूँगा। तो दोस्ती यहाँ पर आइए, तो आपको जितने संकरण के लिए जो आवश्यक लक्षण, जो हाइब्रिडाइजेशन के लक्षण होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के केमिकल लक्षण बता दिए। और उसके बाद अब आइए, अब हमने बता रहे हैं जो उनके परिस्थितियाँ होती हैं कि कब कब जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके बारे में अब हमने स्लाइड में बता दिया है। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में संकरण की अवधारणा को जान लिए, अब संकरण के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि संकरण के कुल यहाँ पर 7 प्रकारों की व्याख्या की गई है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो SP, S का एक होता है
तो और पी का यहाँ हमने केवल एक लिया, अब 2 ले लेंगे तो sp2, 3 लिए तो sp3। अब आपको जानते हैं कि पी के अधिकतम 3 ही कक्षक होते हैं। अब बारी आएगी sp3, अब अगले कक्षक डी की, उसके बाद हम बारी आएगी sp3d2 की, उसके बाद sp3d3 की, और उसके बाद लास्ट में dsp3 की। ये हो गए आपके 7 प्रकार। ये सातों प्रकार की हम जानकारी लेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसपी संकरण की। तो एसपी संकरण में आप देख रहे होंगे कि एक एस, तो दोस्तों आपको ये सातों प्रकार के बारे में अब हम एक एक से जानकारी देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एस दूसरे पी के साथ, सॉरी, एक पी के साथ मिल करके दो नए कक्षक, दो नए एसपी कक्षकों का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर एक बात बता दें कि ये जो कक्षक होंगे इन्हें ही हम क्या कहेंगे, संकरित। तो पूरा जो परिभाषा बनेगी कि एक पी कक्षक मिलकर के जब दो, सॉरी यहाँ पर एक और बात कि एक समान एनर्जी और समान ऊर्जा वाले एक एस और एक पी कक्षक मिलकर के दो नए एस पी कक्षकों का निर्माण करेंगे, दो नए संकरित एस पी कक्षकों का निर्माण करेंगे। यही परिघटना आपकी एस पी परिघटना कहलाती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब यहाँ पर किसका कितना भाग होगा, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि जब भी भाग निकालना होगा तो आप प्रतिशत में निकालेंगे। प्रतिशत कब निकलेगा, किसी भी 100 से निकलता है प्रतिशत, 100 से प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ एक एस है और एक पी है, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 में आपको 2 का भाग देना होगा और 50-50% दोनों का जो कैरेक्टर निकल के आएगा। तो एस कैरेक्टर 50% और पी कैरेक्टर 50%, एस कैरेक्टर 50 और पी कैरेक्टर 50। अब ये कैरेक्टर क्या होता है और इनका क्या फ़ायदा होता है, इन सभी की जानकारी भी आपको एमएससी या फिर बीएससी या फिर आफ्टर 12th आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे जेईई नीट में आप इसकी पढ़ाई करेंगे तब जाकर के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। अभी आपको वर्तमान में इतना ही बताया जाए तो आपके हजम के लिए काफ़ी बढ़िया होगी। तो आइए अब बारी आएगी कि इनकी आकृति कैसी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रकार हैं तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने कक्षक मिलेंगे और कितने कक्षक बनेंगे, कितने कक्षक मिलेंगे कितने कक्षक बनेंगे। उसके बाद उनमें कैरेक्टर की बात करेंगे कि एस का कितना होगा, पी का कितना होगा और डी का कितना होगा करके, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तीसरे नंबर पे बारी आएगी कि सबसे पहला ये, दूसरे नंबर पे कैरेक्टर, तीसरे नंबर पे उनकी आकृति ज्ञात करेंगे, तीसरे नंबर पे आकृति प्लस कोण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, हमेशा याद रखिए, आकृति प्लस कोण ज्ञात कर लेंगे। फोर्थ नंबर पे उन जो हमेशा याद रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु पर ही, मैं आपको बता दूं पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा वहाँ पर भी लिखा हुआ होगा कि जो हमेशा संकरण जो केंद्रीय परमाणु है उसी पर आधारित होता है संकरण, उस केंद्रीय परमाणु को आधार मानकर ही संकरण को समझाया जाता है। तो हम सबसे पहले फिर चौथे नंबर पर हम ज्ञात करेंगे केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फोर्थ नंबर पे वो भी दोनों अवस्था, एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तेजन अवस्था। मूल अवस्था और उत्तेजन अवस्था, मूल अवस्था मतलब कि आपको मूल अवस्था और उत्तेजन अवस्था इसके उदाहरण में बता देंगे। यहाँ से उदाहरण चालू हो जाएगा, 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट फिर इसके, फिर यहाँ पर आप जो संकरित कक्षक बनाएंगे, यहाँ पर संकरित कक्षक बनाएंगे, इसके बाद आप संकरित कक्षक बनाएंगे, फिर छठवें नंबर पे जो कि लास्ट होगा यहाँ पर आप अणु बना लेंगे। अब फिर उसके बाद अणु बनाएंगे। 3 पॉइंट आपको इसके क्या जो प्रकार है उसका लिखना पड़ेगा और 3 पॉइंट लिखेंगे आप उदाहरण के। 3 पॉइंट शुरू के, 3 पॉइंट उदाहरण जो उसका प्रकार होगा और 3 पॉइंट उदाहरण। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले हमने कितने कक्षक होते हैं ये भी ज्ञात कर लिया, कैरेक्टर ज्ञात कर लिया। अब आकृति, आकृति इसमें होती है रेखीय। आप खुद ही देखिए कि एक ऐसा है दूसरा पी है, ये देखिए आप इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए ये आपस में एक ही उसमें तो रेखा में तो संरेखित होंगे, इस वजह से इनकी आकृति हो जाती है रेखीय। क्यों होती है रेखीय, क्योंकि ये एक ही उसमें रेखा में मिलते हैं इसी वजह से। और जब कोई भी रेखा होगा तो इनके मध्य जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसका हम यदि उदाहरण लेना चाहें तो आप उदाहरण लेने के लिए देखेंगे, सोचिए केंद्रीय परमाणु जिसमें एस और पी का यूज होता हो, मतलब कि आप देखिए तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि सर जी C2H2, क्योंकि यहाँ पर या फिर BeCl2, इस तरीके से कुछ। तो हम सबसे मेन बात कर लेते हैं BeCl2 की, काय की BeCl2 की। ये है आपका उदाहरण BeCl2। सर जब BeCl2 तो इसका केंद्रीय परमाणु कैसे ज्ञात किया जाता है, जो जिसकी संख्या सबसे कम होगी वह होगा आपका केंद्रीय परमाणु। यहाँ संख्या सबसे कम जो आपका बेरिलियम, ये है बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम की संख्या सबसे कम है, तो इस वजह से इसका, अब इसका आप निकालेंगे क्या, केंद्रीय परमाणु का सबसे पहले मूल अवस्था में, तो मूल अवस्था में 1s2 2s2 जो यानी साधारणतः आपको देखने को मिलता है, और 2p0। आप 3 की बात ना करिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कोष इसकी यही है, तो 1s 2s 2p।
उत्तेजन अवस्था में क्या होता है, आपको मैं पहले ही बता दूं कि उत्तेजन अवस्था में जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष की जो सबसे उच्चतम ऊर्जा वाला वह कक्षक जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह अनपेयर्ड होकर के जो सबसे उच्चतम कक्षा है, जो सबसे उच्चतम कक्षक जो कि खाली है उसमें चले जाए, उसे ही हम उत्तेजन अवस्था कहेंगे। मतलब समझिए, बोला मैंने वहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पर डब्बों के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये 1s2, अब यहाँ पर पे देख सकते हैं कि ये पेयर्ड है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चले जाएगा, क्योंकि एक उसके ठीक अगला यही खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, तो क्या होगा कि बी यहाँ पर पे जो आपके जो संकरित अवस्था है, संकरित अवस्था कुछ इस तरीके से यहाँ पर पे, तो ये, लेकिन 2 नए कक्षक कुछ इस तरीके से बन जाएंगे आपके, जहाँ पर पे एक इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं, और ये 2 कक्षक अलग हो जाएंगे। जिन 2 के मध्य जो संकरण होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का कूदना हुआ था, वही 2 कक्षक या फिर 2 या फिर जितने भी 2 या जितने भी कक्षक आपस में मिलेंगे, मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन कूदा, जहाँ से कूदा और जहाँ तक कूदा, उनके मध्य जो जितने भी कक्षक आएंगे, उन सभी कक्षकों का जोड़े ले लेंगे, तो उससे ही कहेंगे संकरित कक्षक, उसे ही संकरित कक्षक कहेंगे, और ये हो जाएगा sp संकरित कक्षक हो जाएंगे ये दोनों। अब ये दोनों हो गए sp संकरित कक्षक। यहाँ पर अटैक कर देगा आपका क्लोरीन, और क्लोरीन के 2 और यहाँ पर एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इस तरीके से BCl2 के अणु का निर्माण हो जाएगा। BCl2 के अणु का निर्माण हो जाएगा। अब BCl2 का अणु का निर्माण हो गया, तो कुछ आपको बता दें कि आपको नोट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा, या फिर यहीं पर देखें तो आपको तो हमने बता दिया है कि कुछ इस तरीके से एक sp दूसरे sp यहीं पर इसी के सापेक्ष रेखी है। अब रेखी है तो 2 मिलेंगे, तो आपको तो बता दिया है कि 2 मिलेंगे तो रेखी होंगे, तो रेखी कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये तो आपके जो Cl है, Cl का बाह्यतम जो कक्षक जो खाली होता है वह होता है P। आपने जब मैंने आपको पढ़ करके आने के लिए बताया हुआ था कि किसको शुरू के जो आपके 18 तत्व हैं, 18 तत्वों के तो आप संयोजकता कोष याद रख लीजिए और संयोजकता कक्षक याद रख लीजिए। तो ये आपको उत्तर दिया हुआ है, या फिर आपका होमवर्क था, तो होमवर्क में आपने याद कर लिया होगा, ये सोच करके मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा थोड़ी दिक्कत हुई है, या फिर देख लीजिए, तो ये देन ये, और यहाँ पर ये 2 बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और इस तरीके से इनके मध्य इतनी देर में मैंने जो है नीचे भी आपको दिखाया हुआ था, थोड़ी मेरे को दिक्कत जाएगी करके पहले ही समझ गया था मैं, तो पहले ही मैंने आपको पुस्तक का दिखा दिया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आज आपको sp संकरण बता दिया, अगले वीडियो में आपके जो बाकी के संकरण के जो प्रकार होते हैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स भर दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।